हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे पुमंग के बारे में, एंथर के बारे में। पुष्प की जो संरचना होती है उसमें का एक पार्ट जो होता है नर जननांग होता है, वह पुमंग होता है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था, जो कि अध्याय फर्स्ट कोविड-19 की वजह से जो इस बार सिलेबस डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है। ठीक है। इसमें हमने पुष्प की संरचना बताई थी, जिसमें आप लोग का शिकायत था कि मैम पीछे का जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिर उसको एक बार हम पुनः बता देते हैं कि हमने उसमें क्या बताया था। उसके बाद आज हम लोग फिर से एंथर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से जो नर जनन युग्मक होता है वो किस प्रकार से विकसित होता है, हम आज आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि पुष्प की संरचना में एक्चुअली में हमने बताया क्या था। एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। आपको जनरली एक फिगर हमने यहाँ ड्रा किया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं। रफली डायग्राम हमने एक ड्रा किया था। उसी चीज को एक बार पुनः हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी विशेष पुस्तक का फिगर नहीं लगा कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए एक छोटा सा हमने जो फिगर ड्रा किया है इसमें आपको बताए थे कि सबसे नीचे जो हिस्सा होता है वो पुष्प का डंठल होता है, जिसको पुष्प वृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्प वृंत। हमने बताया था कि ये क्या है? पुष्प वृंत है। ठीक है। इसको हमने बताया था कि जो नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट लगा होता है वो कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। ठीक है। उसके ऊपर जो रंगीन कलर का हिस्सा होता है, किसी भी पुष्प में रंगीन भाग होता है, उसको हम लोग दलपुंज बोलते हैं, करोला बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? दलपुंज बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे कि ये दोनों बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है दोनों जनरली सहायक जनन अंग है। ठीक है। और बाकी जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो है आपका जो पुमंग है और जो जायांग है। ठीक है। गाइनोशियम है। ये हिस्सा आपको बताया गया था कि ये इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है पुंकेसर और दूसरा जो होता है वह पुतंतु होता है। वो तंतु होता है और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। हमने लिखा भी है, क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में एंड्रोशियम बोलते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था कि यहाँ एक इस तरीके से संरचना आपको दिख रही होगी। ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र, बीच का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको वर्तिका बोलते हैं। यहाँ हम बता देते हैं, वर्तिका होती है। और जो ये इस तरीके से संरचना होती है, कुछ ऐसे भी आप बना सकते हैं भुजांड की संरचना इस तरीके से। ये उभरा हुआ जो हिस्सा होता है ये आपका अंडाशय होती है। मैं यहाँ इसे लिख दे रही हूँ, अंडाशय होता है। ठीक है। क्या है ये? अंडाशय है। इसके जो बीच में जो अंड सेल का निर्माण हो रहा होता है उसको बीजांड बोलते हैं। अंडाशय की जो अंदर होती है जहाँ
मादा जनन अंग में मादा जनन युग्मक का मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो बीजांड के अंदर ही होता है। तो ये क्या है? बीजांड है। ठीक है, इतना आपको बताए थे पिछले वीडियो में और प्रैक्टिकली आपको समझाया भी गया था। आई थिंक आप लोग समझे भी होंगे कि पुष्प है, पुष्प की संरचना है। ये जो हिस्सा होता है जहाँ से पुष्प लगी हुई होती है वो हिस्सा जो होता है पुष्पाधार कहलाती है। क्या कहलाता है? पुष्पाधार, जहाँ से ये लगी हुई हिस्सा होती है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था। ठीक, जान लिया था कि पुष्प में मुख्यतः 4 चक्रीय भाग होते हैं। 4 चक्रीय भाग में वाह दलपुंज, पुमंग और स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ लिया था। ये तीनों मिलके जो है स्त्रीकेसर कहलाते हैं। ठीक है, इतना जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे जो इसमें एंथर है, क्योंकि ये प्राथमिक जनन अंग है तो इसको जानना जरूरी है। प्राथमिक जो जनन अंग है इसके बारे में हम यहाँ आपको एक फिगर ड्रा किए हुए हैं, उसको समझा देते हैं। ठीक है, यही जो एंथर है, ठीक है, जो पुमा एंड्रोशियम का फिगर है वह यहाँ बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर का जो ये लोब्स है, ठीक है, इसी को एंथर बोलते हैं। ये एंथर है। नीचे का जो हिस्सा है ये फिलामेंट है। ठीक है, ये हिस्सा जो है फिलामेंट है, पुटंतु है। ठीक, जो एंथर होती है पुंकेसर होते हैं। ठीक है, पुंकेसर में बच्चों 2 पालियां होती हैं, 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, 2 लोब्स होते हैं और उन दोनों लोब्स के अंदर दो चैम्बर होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, जिसको अगर हम बात करें जो कि संवहन बंडल द्वारा कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एक दूसरे से एक पतली झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से एक एंथर की बात करें तो एक एंथर में 4 प्रकोष्ठ, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसका हम सेक्शन कटिंग करें, ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग करें, इस तरीके से संरचना कुछ दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर इसमें बने हुए होते हैं और इन 4 चैम्बर को ही लघु बीजाणुधानी बोला जाता है या पालन सेक बोला जाता है। इसी को ही जो लोब्स होते हैं परागकोष्ठ बोला जाता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। ठीक है, इसी हिस्सा को, यही जो लोब्स होती है, इसी लोब्स में पालन ग्रेन का विकास होता है, मतलब कि पराग कण का विकास होता है। पराग कण का विकास इसी लोब्स में होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फिलामेंट हमने डोनेट किया हुआ है। ये टोटल एंथर है स्ट्रक्चर। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि जो लोब्स होते हैं, जिस हिस्से में पालन ग्रेन का निर्माण हो रहा होता है, उस हिस्से को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और जो लघु बीजाणुधानी का और उसके अंदर परागकण का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वह लघु बीजाणु जनन कहलाता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए माइक्रो स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर यही देंगे कि परागकोश या परागकण का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वही लघु बीजाणु जनन या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से आई थिंक आप लोगों को उमंग की जो संरचना है टोटल वो समझ में आई होगी। अब इसके अंदर परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है बच्चों,
हम उसको जान लेते हैं कि पराग कण का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए एक फिगर हम ड्रा करते हैं, ठीक है। आप लोग इतना फिगर अपने कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा और इसके बारे में डिस्कशन कर दीजिएगा कि पराग कण का निर्माण पुमंग या एंथर में होता है, पराग कोश में होता है, ठीक है। पराग कोश की जो संरचना होती है 2 पालियों में बटी हुई होती है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि सारे जो पौधे होते हैं उसमें द्विकोष्ठ नहीं होते हैं। जैसे जो 2 पालियां हैं, 2 पालियों की वजह से इसको द्विकोष्ठकी बोला जाता है। सारे पौधों के जो पुमंग है, एंड्रोसियम है, वह इस तरीके से नहीं होता है। किसी किसी में एक ही कोष्ठक होते हैं, मतलब कि एक ही लोब्स होते हैं, उसको एक कोष्ठकी बोला जाता है। जैसे मालवेसी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। मालवेसी का मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। जो गुड़हल का पौधा है, कपास का पौधा, उसके पुष्प की अगर हम बात करें, इससे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताए थे बच्चों कि किस तरीके से गुड़हल का जो पौधा होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट कहाँ होता है। तो आपको जो येलो कलर का पार्ट दिखाया गया था ना, वो एंथर था। उसमें बस एक ही लोब्स होते हैं और एक लोब्स हैं तो, और आपको बताए हैं अभी कि एक लोब्स में दो प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ 2 लोब्स थे, 2 कोष्ठक थे, तो 2 कोष्ठक में 4 चैम्बर थे, 4 प्रकोष्ठ थे। वैसे ही जब एक लोब्स होंगे, एक कोष्ठकी होगा, तो उसमें जो चैम्बर की जो संख्या है वो 2 होगी, तो वो 2 प्रकोष्ठ को धारण किए हुए होते हैं, ठीक है बच्चों। इतना बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम आपको बताते हैं, इतना आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, और जो चीजें आपको समझ में ना आए, जहाँ भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे, ठीक। चलिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, करेंगे नहीं करेंगे वो चीज़ें अलग है, लेकिन आप लोग अगर कर देते तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। मैं इस संरचना बताने जा रही हूँ, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग का फिगर कंप्लीट हो चुका है। क्या हमने फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं। होता क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो पादप उत्तक होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतिकी उत्तक होती है, दूसरा अस्थायी उत्तक होती है। पढ़ा ही होगा। तो आपने जाना है, जानते भी हैं कि जो विकास की दर होती है या कोशिकाओं का विभाजन होता है वो विभज्योतिकी उत्तक में ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब पराग कण का निर्माण होना या पराग कोश का निर्माण होना होता है तो विभज्योतिकी उत्तक जो होती है उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होना शुरू हो जाती हैं निर्माण के टाइम। जैसे कि जब पुष्प जो होती है कली फॉर्म में होती है तभी उनका निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक। तो निर्माण जब होता है तो जो विभज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं, आप देख सकते हैं कि विभज्योतिकी कोशिका बना है। लास्ट में एक वाह स्तर है, 2 भागों में डिवाइड होता है। वाह स्तर का बाहर का जो बाहरी हिस्सा होता है वाह स्तर होता है, और उसके बाद जो है जो विभज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं धीरे धीरे विभाजित होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। विभाजित होकर वह एक लेयर फॉर्म करती हैं, ठीक है, और कुछ कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे यहाँ आपको एक दिया गया है प्रपसुक उत्तक, ठीक है, और वाहिनी उत्तक या प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बनाया गया है। यही यहाँ से विभाजित होते होते, ठीक है, विभाजित होके और यह संरचना जो है धीरे धीरे मॉडिफाई होते जाती है, बदलती जाती है, ठीक है। यहाँ प्रपसु उत्तक बनाती हैं और फिर वाहिनी उत्तक या प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बनाती है, उत्तक बनाती हैं। यह पुनः विभाजित होती है। यह प्रक्रिया दर बदर चलती रहती है। ये जो प्रपसु उत्तक होती हैं, ठीक है, यह परितः विभाजित होना शुरू हो जाती हैं।
परितः विभाजित होते हुए ठीक है, क्या होता है कि पुनः यह जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं ठीक है, वह पुनः विभाजित होती हैं। ठीक है, एक होता है वाह प्राथमिक कोशिका विभाजन ठीक है, वाह कोशिका विभाजन प्राथमिक ठीक है, और दूसरा जो होती है वह आंतरिक या भीतरी वाहिनी कोशिकाएं होती हैं ठीक है, जिसको भीतरी प्राथमिक बीजाणु कोशा भी बोलते हैं, बीजाणु कोशा भी बोलते हैं, जिसमें ये जो होती हैं विभाजित होती जाती है ठीक है। होना क्या है कि जब इनका विकास हो गया होता है, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हो जाती है, तो ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित करती रहती हैं। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये उत्तक है, एक स्ट्रक्चर और यहाँ होना चाहिए था, स्पेस की अनुपस्थिति में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिएगा, फिगर के थ्रू भी आपको बता देंगे। यहाँ फिगर ताकि आपको बताती हैं किस तरीके से विभाजन की क्रिया होती है। एक बार समझ लीजिए तो आपको बार बार इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगी ठीक है। और एक बार जब आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, बताते हैं आपको, रख लें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी विकास होना होता है तो कोशिका विभाजन होती है। सिंपल से समझिए कौन सी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, कौन नहीं हो रही है, ये हम आपको बता देंगे। सिंपल से समझिए, जब किसी भी सेल का विकास होना होता है तो उसमें विभाजन होती है। मान लेते हैं कि ये जो है विभज्योति की उत्तक की या विभज्योति की क्या है, कोशिका है ठीक है, विभज्योति की कोशिका है, जिनमें निरंतर विभाजन की क्रिया हो रही है, विभाजित हो रहे हैं। तो होता क्या है, इसमें मुख्यतः विकसित होकर कुछ सेल का निर्माण होता है ठीक है, सेल का निर्माण होता है, यह विकसित होते जाता है। और आपने जाना भी है कि जो सेल होती है 1 से 2 में विभाजित होती है जनरली ठीक। समसूत्री विभाजन जब होता है ठीक, फिर अर्धसूत्री विभाजन होती है 2 से 4, इस तरीके से कंडीशन बढ़ते जाता है। तो उसी तरीके से कुछ प्रक्रिया जो है इसके अंदर भी घटित होती है ठीक है। ठीक है, तो जो हमने कहा कि जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं वह मुख्यतः 2 लेयर में विभाजित होती है। एक होता है वाह प्राथमिक कोशिका ठीक है, और दूसरा जो होता है भीतरी या आंतरिक प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ठीक है। अब ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं पुनः विभाजित होके 3 स्तर में डिवाइड हो जाती हैं, 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है टेपिटम। टेपिटम बाह्य स्तर, ठीक है, दूसरा होता है चल नहीं रहा है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है टेपिटम। टेपिटम तो जो बाह्य स्तर और मध्य स्तर होते हैं वह जनरली जो मध्य स्तर होता है तो वह जल्द ही नष्ट हो जाता है ठीक है,
और वह स्तर जो होती है तो संवहन बंडल का निर्माण करने में मदद करती है, कार्य करती है। और जो टेपिटम होते हैं उसी का स्फुटन होता है और यह सबसे निचली जो परत है वह बनाती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन का क्रिया होता है वो टेपिटम में ही होता है। इन दोनों का मध्य स्तर तो जल्द ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो टेपिटम होता है इसी में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो ये सेल होते हैं, टेपिटम के जो सेल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, बहुगुणित हो जाते हैं, ठीक है। बहुगुणित हो जाते हैं मतलब कि एक अगर टेपिटम की सेल है, कोशिका है, तो बहुत सी संख्या में इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यह नष्ट होकर जो अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और बहुगुणित हो जाती हैं, जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं लंबी होती जाती हैं, ठीक। इसके बाद ये नष्ट होकर लघु बीजाणु के पोषण में सहायक करती हैं, ठीक है। लघु बीजाणु की जो पोषण बन रही है उसमें क्या करते हैं, मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो परागधानियां होती हैं, ठीक है, परागधानियां होती हैं उसकी भित्ति के साथ साथ प्राथमिक जो पूर्व बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं वह समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जो अभी इससे पहले आपको जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वह समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसमें मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। यहाँ से परागकण का निर्माण शुरू होता है। पहले तो ये सारी जो चीजें हुई, बाहरी सैक का निर्माण हुआ, एक आकार बनी। उसके बाद जो होता है वहाँ से प्रत्येक गोले में एक निर्माण शुरू हो जाता है जहाँ से परागकण विकसित होता है और अंततः ये परागकण जो है सैक से जब ये परिपक्व हो जाता है तो बाहर निकल आता है, ठीक है। इसको हम फिगरली समझ लेते हैं एक बार।